डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर मिश्रा, यहाँ के अन्य सम्मानित वरिष्ठ गण जो आज मंच पर उपस्थित हैं, विद्यालय के एफिलिएटेड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के डायरेक्टर्स, चेयरमैन्स और भी अन्य जो फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, विद्यालय के अन्य फैकल्टी मेंबर्स, देवियों सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को विश्वविद्यालय की 22 वर्ष पूरा होकर के 23वें जो शुरुआत हो रही है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कोई भी संस्था जब आगे बढ़ती है वो तभी बढ़ती है जब उसमें दम होता है कुछ करने का, और जो कर रहे हैं उसका पब्लिक में रिकॉग्निशन होता है, तभी वो संस्था आगे की ओर बढ़ती है। आपने 22 साल पूरा किया और अब आने वाला आपका मुकाम 25 साल का होगा, जो रजत जयंती है। तो आपको अभी से सोचना प्रारंभ कर देना चाहिए कि जब उस 25वें मुकाम पे होंगे तो हम क्या, कहाँ पे होंगे, हम क्या कर रहे होंगे। और इस विश्वविद्यालय का, चूँकि ये विश्वविद्यालय, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो 763, मोर देन 750। तो इस विश्वविद्यालय को हर एक कॉलेजेस के बारे में सोचना चाहिए कि जब हम अपना 25वीं रजत जयंती मना रहे होंगे तो हम कहाँ पे होंगे, हम क्या कर रहे होंगे, हमारी क्या उपलब्धियाँ होंगी, कैसे हम राष्ट्र निर्माण में एक बहुत ही अहम भूमिका अदा कर रहे होंगे। ये सोचने की बात है और मैं प्रोफेसर मिश्रा से कहूँगा कि इसके बारे में तत्काल आप चर्चा करके, विचार करके अपने लक्ष्य निर्धारित कर दीजिए। ऐसे भी ये वक्त जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पिछले साल मार्च में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका साबरमती आश्रम से शुरुआत किया था अहमदाबाद में, और ये अगले साल 2023 के मार्च तक चलेगा। इस पूरे अमृत महोत्सव के दौरान हम न केवल उन तमाम सारे लोगों ने जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई उनके बारे में याद कर रहे हैं, वो तो हम बहुत ही स्मरण कर रहे हैं, तमाम तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमने देश में क्या उपलब्धियां हासिल की और आगे हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में गहन चिंतन, विचार विमर्श, बहुत सारे वर्कशॉप, बहुत चीज़ें हो रही हैं। और जो पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 को राष्ट्र को संबोधन में उन्होंने कहा कि अब जब हम अपने 75 साल पूरे कर चुके हैं तो हमारी नज़र 100 साल पर होनी चाहिए कि जब देश आज़ादी के 100 साल मनाएगा तो हम कहाँ पे होंगे, उसमें हमारे नागरिक क्या कर रहे हैं, हमारी संस्थाएं क्या कर रही हैं, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो। ये सब तमाम बातें सोचने के लिए, और उसके लिए उन्होंने इस अवधि को अमृत काल कहा। यानी इस 25 साल में हमें अपने देश को एक विकासशील देश से निकाल करके एक विकसित देश की श्रेणी में हम ले जाए, ये हमारे लिए लक्ष्य रखा है। तो जब देश का लक्ष्य विकसित होने का है तो देश की सारी संस्थाओं का भी लक्ष्य उस विकसित होने में जो आपका रोल हो सकता है उस रोल को अदा करना है। अभी मुझे जब मैं आया तो मुझे सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ में प्रोफेसर मिश्रा ने मुझे एक राउंड कराया। वहाँ पे कुछ एक, जैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, बट कुछ एक फैसिलिटीज़ को मैंने देखा। मैं समझता हूँ कि देश की एक बेस्ट टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज़ आपके यहाँ पे उपलब्ध है, चाहे वो रोबोटिक्स के बारे में हो, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हो। इनोवेशन शुरुआत करने के लिए आप तमाम सारी फैसिलिटीज़ के बारे में बहुत सारी, इतनी सारी यहाँ पे जब हमने सेट और टेट मशीनें देखी तो मुझे दिखा कि इतनी सारी मॉडर्न, जहाँ पे इतने हाई लेवल के क्लीन इन्वायरमेंट में कैसे आप
इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के माध्यम से चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, वो सारी की सारी फैसिलिटीज यहाँ पे है। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग भी है। और मैं निश्चित जानता हूँ कि आप सब तमाम सारे जो लोग हैं, जो तमाम सारे कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज को है, कोई आप में से फार्मेसी कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, कोई आप होटल मैनेजमेंट के बारे में, ऐसे तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस को जो आप आर्किटेक्चर के बारे में, आपके यहाँ भी वैसी जैसे कि 4 की तो यहाँ पे फिल्म में ही दिखाया गया, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है। क्या उन फैसिलिटीज़ को हम उपयोग करके देश की आज जो एक नई व्यवस्था बनी हुई है, एक नई सोच बनी हुई है, एक नए भारत के लिए संकल्प बना हुआ है कि भारत को हम कैसे बदल करके एक नए रास्ते पर ले जाएंगे, क्या आप इसमें योगदान दे रहे हैं? ये सोचने का वक्त होता है, ये समझने का वक्त होता है। जब आप अपना स्थापना दिवस मनाते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि जो हमें मिला हुआ है, क्या हम उसे अपने देश के लिए और आगे बढ़ाने का हम उसमें कहाँ पे योगदान करें। आप कर सकते हैं। तमाम सारी ऐसी आज की डेट में न्यू एज टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, आने वाले समय में हम सारे के सारे न केवल कंप्यूटर लिटरेट होंगे, बल्कि हम सारे के सारे हमारी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी होगी। क्या उस बदलाव के लिए हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं? क्या अभी भी एज ओल्ड टेक्नोलॉजी या एज ओल्ड जो हमारी जो तमाम सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे आर्किटेक्चर के बारे में, आप आर्किटेक्चर के बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं भारत सरकार का शहरी एवं आवासन मंत्रालय का सचिव रहा बहुत लंबे पीरियड में। काफ़ी सारे देश को देखा, बहुत सारे परिवर्तन होते हुए देखा और हर परिवर्तन का मैं भी पार्ट था। क्या हम एज ओल्ड प्लानिंग की पद्धति को सोच सकते हैं, या आज जो नई थिंकिंग है उस नई थिंकिंग से अपने आर्किटेक्चर और प्लानिंग को जोड़ सकते हैं? ये हमें सोचने की बात है, कैसे अपने सिलेबस को अपनी व्यवस्था को बदलें जिससे आने वाले कल के हिंदुस्तानी की जरूरतों को हम पूरा कर सकें। अदरवाइज हम पिछड़ जाएंगे और हिंदुस्तान आगे चला जाएगा। जबकि आपका काम है कि आप नए बच्चों को, नए आने वाली पीढ़ी के लिए जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए उस मानव संपदा को आप पैदा करें। और इसके लिए हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो 2020 की नीति है, उसमें हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं दे रखी है। मैं निश्चित जानता हूँ कि आप सारे लोग उसके बारे में अध्ययन किए होंगे, उसके बारे में आप सोच भी रहे होंगे, उसके बारे में बहुत सारा कार्रवाई भी कर रहे होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे हर एक की प्रतिभा को खोलने का एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण कुंजी है। हम सब में अलग अलग किस्म की प्रतिभा हो सकती है। हम सब एक खुले दिमाग से हम क्या चीज़ कर सकते हैं, हमें क्या बेस्ट है, हम कैसे उसको पूरा कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं को हम कैसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश को हम बेस्ट कैसे बना सकते हैं, उसके लिए मौका। अब ऐसा नहीं कि आपने एक बार केमिकल इंजीनियरिंग ले ली तो फंस गए केमिकल इंजीनियरिंग में, तो फंस गए केमिकल इंजीनियरिंग में। अब आप चाहे कितने भी अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहे, कितने भी अच्छे आप डॉक्टर बन सकते हैं, कितने अच्छे आप फार्मेसिस्ट बन सकते हैं, अब आप उसमें फंस नहीं सकते। अब आपको ओपन करने का मौका है, एक ओपन एजुकेशन, जिससे कि आपको तमाम सारे चॉइसेस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं। आपको ये भी चॉइस है कि आप छोड़ करके कुछ क्रेडिट लेकर के फिर बाद में आप वापस क्रेडिट लेने के लिए आ सकते हैं। आपको ये भी ऑप्शन है कि आप एक साथ मल्टीपल डिग्रीज आप ले सकते हैं। इतने सारे आप जो डिग्री तो ले रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी एक माइनर डिग्री आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के बहुत सारे जो आपके ऑप्शन है उसकी भी डिग्री ले सकते हैं। ऐसी इतनी सारे किस्म के नए नए रास्ते खोल दिए। क्या आपने अपने यहाँ व्यवस्था की? क्या व्यवस्था करने की सोच रहे हैं? उसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। उसके लिए हमें अपने को खुले दिमाग से अपनी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की जरूरत है। इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे शिक्षा जगत में पहले कभी थी नहीं, जो आज हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें अपनी भाषा में, अपनी राष्ट्रीय भाषा हमारे यहाँ पे तो हिंदी है, लेकिन जो स्थानीय भाषा है हमारे यहाँ तो सब जगह स्थानीय भाषा हिंदी है, और राज्यों में तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, गुजराती है, तमाम सारी भाषाएं, उड़िया है, तमाम सारी भाषाएं हमारे देश में सब जगह भाषा है। उसमें भी शिक्षा देने की व्यवस्था दी।
अगर हम उत्तर प्रदेश में ले, आप सारे उत्तर प्रदेश से सारे लोग आए हुए हैं, क्या हम अपना पाठ्यक्रम हिंदी में हम संचालित करते हैं? क्या हम लोगों को शिक्षा हिंदी में, उनको लिखने को, उनको बोलने की, उनको अपने एक्सप्रेस करने की व्यवस्था में हिंदी में देते हैं? या उसी को आप समझते हैं कि अंग्रेजी भाषा में ही सब कुछ हो सकता है, उसके भी और नहीं हो सकता? मैं आपसे एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। मैं रशिया गया हुआ था, जो उस जमाने में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी फॉरेनर हुआ करता था गृह मंत्रालय में। इंटर कंट्री जो हमारी टॉप होती थी विभिन्न विषयों में, तो चूँकि मैं विदेश फॉरेनर था तो वीज़ा, इमिग्रेशन, ये सब तमाम सारे विषयों पे हमारी रशिया के साथ बातचीत हो रही थी। उधर सामने हमारी रशिया की टीम बैठी थी, इधर हम हिंदुस्तानी टीम बैठी हुई, तो मैं लीड कर रहा था। हम कुछ बोलते थे, हमारे बगल में बैठे हुए सज्जन उसको रशियन में ट्रांसलेट कर रहे थे। वो कुछ बोलते थे रशियन में और उसको रशियन से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो रहा था। ये हमारी दुभाषिया जो है, तो जो काम हम उसको जो है 1 घंटे में कर सकते हैं, उस काम को हम 3 घंटे में कर रहे थे, क्योंकि हम बहुत लंबा भी नहीं बोल सकते और ऐसा भी नहीं कि लिखित उनको दे सकते हैं। वो तो कॉन्टेक्चुअल होता है, स्ट्रेटेजिक होता है, इट इज स्ट्रेटेजिक डायलॉग। हम आपस में बात करते हैं, कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, हमारे 2 देशों के बीच में रिश्ता होता है। तो जो काम हम 1 घंटे में कर सकते, काम को हम 3 घंटे में कर रहे थे। हमारी जब वार्ता खत्म हुई, उसके बाद हम लोग लंच के लिए गए, तो मैंने देखा उनका जो लीडर था वो बड़ा फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था, वो तो अच्छे से अंग्रेजी बोल रहा था। फिर मैंने कहा भाई जब तुमको अंग्रेजी इतनी आती थी तो हम लोग बेवकूफ़ी कर रहे थे वहाँ पे बैठ करके, आप रशियन और मैं अपने अंग्रेजी में बोल रहा था, हम लोग अंग्रेजी में आराम से बात कर लेते। उसने कहा नहीं, हमारे यहाँ जो भी बातचीत होती है वो सारी की सारी रशियन में ही होती है, हम अंग्रेजी जानते हैं और उसकी आवश्यकता हमें इंटरनेशनल जगत में है, लेकिन ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपनी भाषा में बात करें। तो मुझे लगा उस समय थोड़ा धक्का लगा कि मैं क्या बेवकूफ़ हूँ कि मैं अंग्रेजी में बोल रहा था। अरे मैं भी हिंदी में बोलता, अगर वो रशियन में बोल रहे तो मैं भी हिंदी में बोलता। और उसका असर ये पड़ा कि मैं उसके बाद हर फोरम पे मैं हिंदी बोलना चालू कर दिया। भारत सरकार के सचिव के रूप में मैं समझता हूँ 99% मेरे टॉक्स हर फोरम पे हिंदी में होंगे। केवल जहाँ पे केवल अंग्रेज ऐसे लोग थे जो हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, मुझे ऐसा मालूम था, वहाँ पे शायद मैंने अंग्रेजी में बोला हो, बट सब जगह मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमें तो अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए। और ये मैं अनुभव आपको रशिया की बोल रहा हूँ, ये अनुभव मुझे जापान में हुआ है, जर्मनी में हुआ है, सब जगह वो अपनी भाषा बोलते हैं। मैं भी अपनी भाषा बोलना चालू कर दिया कि मैं हिंदी बोलूँगा, वो हमारे ट्रांसलेट करेगा फ्रेंच में, वो ट्रांसलेट करेगा, तो जैसे इंग्लिश से ट्रांसलेट कर सकते हैं वो हिंदी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमें अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए और हमारी भाषा से हमारे उद्गार सही तरीके से निकलते हैं। तो ऐसे ही जो बच्चा पढ़ने आ रहा, आपका इंजीनियरिंग पढ़ने आ रहा, अगर वो हिंदी में लिखता है, हिंदी में पढ़ता है, तो उसको ज़्यादा अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएगा। नहीं तो अंग्रेजी में वो डबल सोचना चालू करेगा तो फिर वो कई मामले में सही बात बोल नहीं सकता। लेकिन हिंदी भी ऐसी नहीं जो कि पता है हिंदी बोल लिखे और बोले। मैं आपको दूसरा अनुभव बता रहा हूँ भारत सरकार का। जब मैं डायरेक्टर था गृह मंत्रालय, किसी विषय पे जो है मुझे बनाना था, कुछ कोई टॉक हमारे सेक्रेटरी के लिए बनाना था, और वो पता चला कि उन्होंने जो है, मैंने कहा कि ठीक है बना करके इसको ले आई। हमारी हर मंत्रालय में वहाँ भाषा का एक विभाग होता है, जो लोग ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हैं। मैंने दिया कि आप बना करके मुझे दीजिए, इसको मैं लोग अपने सचिव को कि वहाँ पे बोलने के लिए। जब वो बना करके लाए तो मुझे लगा कि यार इसको तो मुझे समझने के लिए किसको बैठाना पड़ेगा। इतनी मुश्किल हिंदी, जिस हिंदी का कोई मतलब नहीं बनता। हम आम बोल चाल में ऐसे बात कर रहे हैं, हर कोई समझ सकता है। अब आप इसी में ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं तुरंत अपने हाथ से ही लिख के दिया कि साहब आप यही बोल दीजिए, ये मैं इनको आगे के लिए मैं हर जगह जहाँ हिंदी का काम होता था मैं खुद काम करता था, कोई मैंने हमें भाषा विभाग को उपयोग नहीं कर दिया। ये चीज़ हमें जो टेक्निकल, जो आपका जो प्राविधिक भाषा है, उस भाषा को आसान बनाना है। जो शब्द अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं उसको अंग्रेजी को हिंदी के देवनागरी में दिए वो हिंदी भाषा हो जाती है।
आप देखिए कितना आसान हो जाता है। और मैं अपने वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक शब्दकोश बनाएं, टेक्निकल शब्दकोश बनाएं। बहुत सारी डिक्शनरी बनी है, मुझे नहीं मालूम टेक्निकल डिक्शनरी बनी कि नहीं बनी। टेक्निकल डिक्शनरी बनाइए जिसमें अंग्रेजी का हिंदी में, और वो हिंदी जो कि आम बोलचाल की। अब आप देखिए कि हमारे बच्चे इतना तेज पढ़ेंगे, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोल रही है। लोगों के अंदर जो जितनी सारी उनको इनोवेशन है, उसके अंदर जो ताकत, वो ताकत निकल कर करेंगे। जब उसको अंग्रेजी में करेंगे तो वो ताकत नहीं निकलेगी, वो कमजोर होकर निकलेगी। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ये पाठ्यक्रम आप चालू करें, और चालू करने के साथ साथ शब्दकोश बनाएं, और उससे देखिए कि बच्चे कितने आगे बढ़े। अभी एक चीज़ मैंने देखा है यहाँ पे, जब पुरस्कार में दे रहा था, मैं सबसे पहले तो सारे जो हमारे स्टार्टअप्स को जिनको पुरस्कृत किया, जो हमारे कॉलेजेस को पुरस्कृत किया, यहाँ विद्यालय के, यहाँ पे हमारे विश्वविद्यालय के जो स्टाफ को पुरस्कृत किया, सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। क्योंकि पुरस्कार पाने का मतलब कि आप दूसरों से आगे हैं, कहीं न कहीं आप उनसे आगे हैं। लेकिन वो आपको आगे बढ़ने से दूसरों को भी प्रेरणा मिलना चाहिए कि हमको भी पुरस्कार, अगले बार, इस बार तो छूट गया, लेकिन अगले बार हमको पुरस्कार लेना चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा दूर करनी चाहिए। मैं देख रहा था कि वाइस चांसलर साहब से मैं बगल में बैठा पूछ रहा था कि हमारे यहाँ जो है अभी जैसे कि ये आपको पुरस्कार मिला, तो पुरस्कार मिलने के सारे गाजियाबाद, नोएडा, सब हमारे पश्चिम के, दिल्ली के आसपास वाले इलाके के सारे कॉलेज में, कोई हमारा बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, इस सब इलाके के कोई भी कॉलेज नहीं, ऐसा नहीं हुआ कॉलेजेस हैं वो पुरस्कार नहीं पाते। मैं आपसे एक लिस्ट मांगा कि बताइए कि हमारे जो है NIRF रैंकिंग के बारे में, NBA एक्रेडिटेशन के बारे में, NAAC रेटिंग के बारे में कितने सारे हमारे कॉलेजेस हैं। मैं लिस्ट पढ़ रहा हूँ ऊपर से नीचे तक, सारे के सारे वेस्ट के सारे। ऐसा क्यों? सीतापुर, हरदोई, गाजीपुर, झांसी, ये सब इलाके के क्यों नहीं? क्या उनमें कोई कमजोरी? ऐसा नहीं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये देखिए, आज आपने किसी और को पुरस्कार लेते हुए पाया, जब अगले साल का पुरस्कार की हो तो आप भी पुरस्कार लेने आते हैं। मैं आप सबसे, जो अभी हमें प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा ने कहा, आज हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि आज लखनऊ विश्वविद्यालय जहाँ आप बैठे हैं उसे A++, नॉट A++ का एक्रेडिटेशन प्राप्त हुआ है, NAAC एक्रेडिटेशन प्राप्त हुआ। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है लखनऊ के लिए और हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, उसको A++, क्या हमारे बाकी लोगों को भी A++ आ सकता नहीं आता? बिल्कुल आ सकता है। कई बार हमने देखा कि बहुत सारे लोग तो कोशिश भी नहीं करते। अभी NAAC एक्रेडिटेशन के बारे में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ। आप बहुत ताकतवर है, लेकिन आपकी ताकत तो तब पता चलेगी जब आप मैदान में आएंगे, जब आप बताएंगे कि आप क्या करते हैं, क्योंकि सामने वाला तो वही जानेगा जो कि आप बता सकें। तो लोग अपने को एसेस नहीं करना चाहते, डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा। ऐसे मैंने बहुत सारे, क्योंकि भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नए चैलेंज की एक कार्य संस्कृति लाई। उस चैलेंज कार्य संस्कृति में हर कोई एक देशों से प्रतिस्पर्धा करता है, राज्य राज्य से प्रतिस्पर्धा करता है, शहर शहर से प्रतिस्पर्धा करता है, वो गांव गांव से प्रतिस्पर्धा करता है, इंस्टीट्यूशन से प्रतिस्पर्धा करता है। उस प्रतिस्पर्धा की एक कार्य संस्कृति में हर कोई एक दूसरे के आगे बढ़ना चाहता है। जब बढ़ना चाहता है तो कोशिश करता है, और कोशिश करने के पहले तो आप काम करें और फिर काम को सामने वाले को आप प्रस्तुत करें, ताकि, और आपको मालूम होना चाहिए, जब हम UPSC का इम्तहान दे रहे थे तो हमें मालूम था कि सिलेबस में क्या क्या है, हमें मालूम था कि कैसे मार्किंग होती है, कितनी मार्किंग होती है, तब हम इसमें सिलेक्शन होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता कि मैं सबसे इंटेलिजेंट था इसलिए हो पाया, इसलिए था कि मैंने सिस्टमेटिकली उसको समझा, समझने के बाद उसके हिसाब से कोशिश किया, और कोशिश करने के बाद रिजल्ट आ गया। ये इंस्टीट्यूशन पे भी लागू है। और आप सब इसके बारे में अगर कार्रवाई करेंगे तो मैं जो चाहूँगा कि आपके पास अब 8-10 लोगों को सिलेक्शन करना चाहे, 10 नहीं बल्कि एक रैंक पर 4-4 लोग उसके ऊपर जो एक साथ क्लब हो जाए तो 50 लोगों को पुरस्कार मिला। ये होना चाहिए। हमारे सारे इंस्टीट्यूशन जो एक्रेडिटेशन के बारे में, रैंकिंग के बारे में हमारे ऊपर, आज जो न्यू एज टेक्नोलॉजी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन करने। आपको मालूम है आज उत्तर प्रदेश का
हमारी अर्थव्यवस्था लगभग 230-240 बिलियन डॉलर, यानी हम 4 गुना करना चाहते हैं अगले 5 साल में। और इस 5 साल में 4 गुना करने के लिए हमने ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूशन आपने पढ़ा होगा, डेलॉयट ऑर्गेनाइजेशन, हमने ऑलरेडी डेलॉयट इंडिया को सेलेक्ट कर लिया। लेकिन डेलॉयट इंडिया तो हमें केवल ये गोल आएगा वो व्यवस्था कि कैसे दुनिया में इस प्रकार के काम करते लोग क्या काम करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन करना तो हमें पड़ेगा। राज्य सरकार को करना पड़ेगा, राज्य की संस्थाओं को करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपनी अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन प्लस ले जा सकते हैं। उसमें आप सबकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उनको पैदा करते हैं जो ये सारे के सारे काम करते हैं। आप स्टार्टअप जो मैंने आपका जाकर के देखा, स्टार्टअप के बारे में आज स्टार्टअप की एक धूम मची है। आज हमारे स्टार्टअप से यूनिकॉर्न कंपनीज बन रही हैं, $1 बिलियन प्लस की कंपनी हमारी बन रही है, क्योंकि आज देश में वो व्यवस्था है, पूरा देश में विकास की एक लहर है, लोग विकास का रिकॉग्निशन है। आज हिंदुस्तानी आप कहीं भी दुनिया में जाते हैं आपको बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। आज दुनिया के तमाम सारे, क्योंकि मैं भारत सरकार में जब लंबे समय में रहा, मैं देखा तमाम सारे देश के लोग आज हमारे देश में आना चाहते हैं, इंटर्नशिप करने के लिए, अपने सीखने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि एक नई कार्य संस्कृति पिछले 7-8 साल में पैदा हुई है। तो आप इस ऐसे समय के हैं कि जो मौका है आपको चीज़ों को आगे बढ़ाने का, अगर आप छूट गए तो फिर आपका नुकसान है। इसलिए मैं कहूँगा कि ठीक है, आज जरूर कुछ लोगों को मिला है, हमें तो हर लोगों को मिलना चाहिए, हर एक इंस्टीट्यूशन को इस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ करके आप ऐसी सारी व्यवस्था करें जिससे आपके बच्चे को, आपके जो फैकल्टी हो, सब कोई को लगे कि हम अपने इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और वही हमारा अमृत काल है, वही हमारा संकल्प है। और मैं इसी दिशा में जो आपसे कहूँगा, मैं डॉक्टर मिश्रा से कहूँगा कि आपके पास बहुत कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को सजोने के, संवारने के, उसे और आगे बढ़ाने के लिए आप पहला लक्ष्य निर्धारित करिए कि हम रजत जयंती में क्या करने जा रहे हैं। रजत जयंती में हम इस विश्वविद्यालय को किस रूप में देखना चाहेंगे, ये हमें काम देखना चाहेंगे कि हमारे सारे के सारे इंस्टीट्यूशन साल में पहुँच जाए, हमारे सारे बच्चे ऐसे हम किस रूप में देखना चाहते हैं। आप अपने आप को स्टैंड अप करेंगे, अपने आप को एक दुनिया के सामने खड़ा करेंगे, और वो करने की जिम्मेदारी हमारे सारे के सारे कॉलेजेस की, चाहे वो एफिलिएटेड हो चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हो। मैं आप सारे लोगों को आज आपने बुलाया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर मिश्रा को धन्यवाद देता हूँ, मुझे देखने का मौका मिला आपके इंस्टीट्यूशन को, और आप सारे लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं समाप्त करूँगा। अभी आपको मालूम है 15 अगस्त आने वाला है, और ये 15 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण 15 अगस्त है, 75 साल वाला 15 अगस्त है। इस दिन जो झंडा आप फहराएंगे वो झंडा आप शायद सजो कर रखना चाहेंगे, वैसे जैसे कि अपनी चुनरी रखती हैं लेडीज अपनी शादी की, कोई आप अपने कपड़े रखते हैं शादी वाले, वैसे ये 75 साल वाला चीज़ अब अगले 100 साल में आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, हर घर में तिरंगा, हर घर में तिरंगा। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि हर एक स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, सब जगह हर घर तिरंगा हो, और वो सजोने वाला तिरंगा हो, और उससे हमारे देश में राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़े। हम अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना पैदा हो, जिससे कि हम देश को आगे लेकर के जा सकें। एक बार दोबारा आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।